So what is depreciation and what is amortization? Will anybody like to answer this? डेप्रिसिएशन बोले तो जो आपने प्रोडक्ट अपना मशीनरी का जो ये रहता है लाइफ का वो उसको डेप्रिसिएशन जो ज़्यादा दिन तक वो ये होती है ना यूज तो उसका जो कॉस्ट Okay, very good. Neeraj, क्या है depreciation? Depreciation basically whenever you are putting a capex, Hmm. capital expense in your company, either is a machine, right, plant or whatever it is. So it will deteriorate by the time. So maybe it will lose the total value after 5 years or 6 years. So you have to compensate into your books of accounts. Correct. So that is a depreciation because you have to rebuy it. Right. So that means you have to show as a expense. वो लग रहा है मशीन यहीं पे है लेकिन आपका एक्सपेंस हो रहा है because you have to buy again into 5 year or 6 year. Absolutely. So that is what the depreciation is. Absolutely, absolutely. So देखो, and what is amortization? Amortization is which is not visible, I think. Which is not visible. Capex is not visible, but you are paying. मतलब उसमें expense आपका हो रहा है. Very good. So like आप लाइसेंस खरीद रहे हो जैसे कि अपना कंप्यूटर है आपने एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदा फिर आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक्सपायरी है. So that is amortization you have to pay. Okay. So very good. I think you can give a big applause to very good, Neeraj, very good. So देखो अभी आपके बिजनेस में हम सभी के बिजनेस में हम दो तरह के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं. वन इज टेंजिबल एंड सेकंड इज इंटेंजिबल. टेंजिबल का मतलब क्या है? Assets that you can touch, you can feel and you can see are the tangible assets. So plant and machinery, computer, furniture, car, ship, aeroplane, all these assets जो आपके business में आप use करते हो, those are all your tangible assets. And second category is intangible assets. Intangible assets कौन कौन सी हैं? Assets that you cannot touch, you cannot feel and you cannot see are your intangible assets. For example, software, goodwill, trademark, logo, brand name, technical know-how, customers list, contracts. Now these are all your intangible assets. Now design, patent. Now all these assets इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप फील नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उनको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो. Isn't it? As a matter of fact, याद रखो पूरी दुनिया में लोगों को लगता है कि बिजनेसेस टेंजिबल एसेट्स के भरोसे चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के भरोसे कम चलते हैं. हकीकत उल्टी है. पूरी दुनिया में बिजनेसेस जो हैं वो टेंजिबल एसेट्स के भरोसे ज़्यादा चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के भरोसे कम चलते हैं. टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां टाटा के नाम से चलती हैं और टाटा का नाम क्या है? टाटा का नाम क्या है? इंटेंजिबल एसेट. और टाटा के नाम की वैल्यू जबरदस्त. ओके, अब ये समझ के लीजिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि एक एसेट्स टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है. यू आर यूजिंग इट, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है. बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, आप उसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है. तो जब टेंजिबल एसेट की जो वैल्यू में कमी आती है बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ इसके यूज की वजह से, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं amortization. And that is the meaning of depreciation and amortization. सर अपने को एक डाउट है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ ना, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी amortization तो मैं समझ गया, डेप्रिसिएशन समझ गए. नहीं amortization ओके. 50 रुपीज के लिए ये एग्जांपल के लिए amortization अगर निकाल दे, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे फोकस करें. सपोज मैंने एक कार ली, हाँ, और वो कार मेरा डेप्रिसिएशन है सिर्फ बिजनेस में, और उसका एक्सपेंस वो 50 रुपीज है, और मैंने कार 2-3 साल पहले ली, अभी उसका डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये 50 रुपीज जाएंगे कहाँ अगर मैं डेप्रिसिएशन में डालूं? आपको समझना. गुड, वेरी गुड. सो ये जो 50 रुपीज हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड पॉइंट. एंड दिस इज व्हाट नीरज ने बोला ना कि आपको क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि आपको ये जो आपने कार खरीदी, ये कार आपकी एक न दिन कम्प्लीटली वॉर्न आउट होगी, और कम्प्लीटली वॉर्न आउट जिस दिन हो गई उस दिन आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी, और नई कार खरीदनी पड़ेगी तो उस समय आपके पास में पैसे का बंदोबस्त होना चाहिए. पैसे का बंदोबस्त कहाँ से होगा? ये जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हो
ये पैसे का रिजर्व क्रिएट होता है बिजनेस अच्छा। में, और वो रिजर्व का इस्तेमाल जब आपकी ये मशीन प्लांट एंड मशीनरी या कार कह लो जब पूरी तरह से वॉर्न आउट हो जाएगी, उस समय पर वो जो रिजर्व आपने क्रिएट किया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो नई मशीन को या नई कार को खरीदने के लिए। तो ये कहीं जाता नहीं, ये एक बैंक का ये एक रिजर्व में जाता ये है। ये हाँ, कैश नहीं है, ये कैश नहीं है, इसको बोलते हैं हाँ। जो नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इज नॉन एज नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या है कि नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब है कि खर्चा तो है लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं है, नॉन कैश। अच्छा, तो रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाहर जाएंगे, एसजीएनए बाहर जाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप चार्ज करोगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। ओके। और ये क्या है, ये क्यों गुड पॉइंट है ध्रुव, क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करोगे आपके पीएनएल में तो आपकी कॉस्टिंग में आप डेप्रिसिएशन नहीं लोगे। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? कॉस्टिंग में अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लोगे, राइट थिंग टू डू और रॉन्ग थिंग टू डू। अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड नहीं कर रहे हो कॉस्टिंग में, जब आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल कॉस्ट ले लिया, ये कॉस्ट ले लिया, सारे कॉस्ट ले लिए, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आपने उसमें ऐड नहीं किया, सही चीज है कि गलत चीज है? गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? क्योंकि अगर आपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं ली, इसका मतलब आपने क्या किया, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो आपकी एसेट्स हैं, उनके इस्तेमाल पे जो खर्चा हो रहा है आपने उसको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में नहीं डाला। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो गलत होगी, आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होगी। तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होगी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो बहुत, लेकिन एट अ लॉस, राइट? समझ रहे क्या? प्रोडक्ट बनाने के लिए हम वो मशीनरी यूज कर रहे हैं लेकिन उसका हमने इफेक्ट नहीं लिया, उसका कॉस्ट का इफेक्ट नहीं लिया। तो उसकी वजह से मेरी मशीनरी तो खराब यूज होके खराब हो रही है। करेक्ट। और लेकिन मैं और कस्टमर से उसको रिकवर नहीं कर रहा हूँ, और कस्टमर से रिकवर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट एट लॉस, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट। अब इसमें थोड़ा सा ये समझ के ले लो ध्रुव कि टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। जैसे पेटेंट है सर, ऐसे देखा जाए तो हम मतलब आपने बोला इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है, कोई भी पेटेंट या आईपी की वैल्यू कम, आईपी ले लो कोई भी, उसकी वैल्यू कम कैसे हो रही है? मतलब एक्सपायर होगा ना वो, एक्सपायर हाँ, होगा तो उसको वापस फाइल करना पड़ेगा, वापस पैसे खर्च करना करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ये फंड वो कस्टमर से ले ले रहे हैं। हाँ, वो कस्टमर से नहीं ले रहे हैं। अब उसमें दो चीज़ें हैं, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, देखो कोई डिज़ाइन है या कोई पेटेंट है, कैसे क्रिएट होगा? दो ही तरीके हैं क्रिएट करने के। एक तो ये कि आपकी कंपनी R&D करे और R&D खर्चा करके नया पेटेंट, नया डिज़ाइन तैयार करे, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। तो उसमें भी आप क्या करोगे, आपकी जो कंपनी खर्चा करेगी वो पेटेंट के ऊपर, वो डिज़ाइन के ऊपर, वो उस पेटेंट की आपकी बैलेंस शीट में आ जाती है, राइट? अब ये पेटेंट परमानेंट तो नहीं है, ये पेटेंट 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, उसके बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो ये जो पेटेंट है वो आउटडेटेड हो जाएगा। आउटडेटेड हो गया इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो वो आपको जो राइट ऑफ करेंगे, वो जो हर साल जो वैल्यू कम हो रही है पेटेंट की, दैट विल कम इन योर आपके P&L में, वो एमोर्टाइजेशन करके आ जाएगा। समझ? अभी समझ। ओके, वेरी गुड। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने पेटेंट परचेज किया, एक तो आपने खुद ने बनाया, दूसरा पेटेंट को परचेज भी कर सकते हो। परचेज करोगे तो क्या होगा, सामने वाला जो आपको पेटेंट सेल कर रहा है, डिजाइन सेल कर रहा है, वो कंडीशन लगा के देगा। क्या कंडीशन लगा के देगा? कि ये पेटेंट आप 5 साल तक यूज कर लो, 5 साल के बाद यू कैन नॉट यूज इट। तो उस पेटेंट की लाइफ क्या है? 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स आपकी बैलेंस शीट में उस पेटेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। सो जो 5 साल का जो यूज है, वो जो आपने कॉस्ट पे करी है, वो आप उसको 5 साल तक स्प्रेड करो। सपोज मैंने 5000 रुपीस किया तो 1000 5 years. इज पॉसिबल। It is only amortized. That's called amortization. इसी तरह से होगा वो भी गवर्नमेंट का एक रूल है एक्चुअली। हाँ, मतलब कितना आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं पहले साल ही 50% डेप्रिसिएशन डाल दूँ, हाँ, या 30% डाल दूँ, बाद में तो 10 का पैसा नहीं है। करेक्ट। बिकॉज डेप्रिसिएशन के बाद जैसे EBIT है, इसके बाद में आएगा EBT, राइट, करेक्ट। so you have to pay the income tax to the government.
सो जैसे ही आप डालते हैं तो आपका टैक्स कम हो जाता है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड पॉइंट। तो ईबीआईटी ध्यान में आया, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि कभी भी है ना, ये जार्गन्स में मत जाना। ये जो टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपके ऑपरेशन से आपने इतना प्रॉफिट कमाया, इजंट आपने जो 30,000 रुपए की सेल करी, 400 का खर्चा हो गया मटेरियल कॉस्ट पे, 100 का खर्चा हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे, फिर 100 का खर्चा हो गया सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे। ये पैसा बाहर चला गया, आया 1,000, ये सारा बाहर चला गया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस तो है, यानी कि आपके हिडन कॉस्ट है वो जो आ गई है, तो वो आपके हाथ में कितना बचा? 350। सो ये इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट जो कि आप कमा रहे हो फ्रॉम योर ऑपरेशंस। सो दैट्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे? और कौन सी कॉस्ट इनकर करते हो आप बिजनेस में? फाइनेंस कॉस्ट, इजंट इट? सो व्हाट यू विल, अब आप क्या करोगे? यहाँ से फाइनेंस की कॉस्ट माइनस करोगे। इसको फाइनेंस कॉस्ट कहो, इंटरेस्ट कॉस्ट कहो, दोनों का मतलब एक ही है। समझो वो 50 है ना, वापस से तो बचा कितना? 300 बचा ना, तो 300 यहाँ पे, इसको बोलते हैं ईबीटी। ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी में से आप क्या माइनस करोगे? टैक्सेस। एंड लेट्स से टैक्स EBT और PBT सेम ना? हाँ, EBT and PBT are same. Very good नीरज। EBT and profit before tax, earning before tax, profit before tax. इंडिया में उसको PBT बोलते हैं, यूरोप में उसको EBT बोलते हैं, अमेरिका में EBT is earning before tax. हाँ, पर आप इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ओके, जो आपने आपके बिजनेस में पर लोन लिया होगा, है ना, तो वो लोन जो आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। लोन दो तरह के हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए हो सकता है। पर कैसा भी लोन हो, आपको उस पर इंटरेस्ट तो देना ही है। तो जो आप इंटरेस्ट दोगे दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट, है ना? तो जैसे सपोज सीसी, हाँ, सीसी इज ए वर्किंग कैपिटल लोन, और मैंने अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है कोई फैक्ट्री खड़ी करने के लिए 5 इयर्स, वो टर्म लोन है। तो टर्म, Yeah. तो ये दोनों टाइप इंटरेस्ट में आते हैं। करेक्ट। ये क्रेडिट लिमिट ना? CC? CC has got a credit limit actually. CC is credit. CC is cash credit. CC is cash credit. So CC की लिमिट और कैश क्रेडिट यानी कि लिमिट रहती है, उतने तक आप उसको यूज कर सकते हो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो टर्म लोन लिया, प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए लोन लिया, या वर्किंग कैपिटल के लिए, दोनों लोन के लिए आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। जब इंटरेस्ट भरोगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। सो आप इसको यहाँ फाइनेंस कॉस्ट कह लो या इंटरेस्ट कॉस्ट कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो वो ये हो गया। अब ये जो बचा आपके हाथ में 300, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। दे आल्सो इन अमेरिका दे कॉल इट इनकम बिफोर टैक्स। सो तीनों का मतलब एक ही है ना? तीनों का मतलब एक ही है। अब आप क्या करोगे? EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि ये बिफोर टैक्स की आपकी इनकम है। अब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे एंड समझो वो 75 रुपया है, तो वी राइट है 75 एंड बचा कितना? 225। इसको बोलते हैं EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। EAT का मतलब क्या है? EAT का मतलब ये है कि अगर ये फिगर पॉजिटिव है then you can eat, not otherwise. आपके बिजनेस का ये फिगर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप ईट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट ईट। सो इसको EAT बोलते हैं, इसको PAT बोलते हैं, इसको नेट इनकम बोलते हैं, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, इसको बॉटम लाइन भी बोलते हैं। एंड इसको बॉटम लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिगर कहाँ पे आ रहा है? ये फिगर आ रहा है इन दी बॉटम ऑफ दी P&L, and that is why this figure is known as bottom line. Okay. अब एक चीज और, ये जो फिगर है, इस फिगर को आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ योर कंपनी। अज्यूमिंग कि आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ये जो नंबर है इसको आप डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर नंबर ऑफ शेयर्स।
and let's say the number of shares is 100. for this company 100. तो जब आप ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो यू गेट समथिंग विच इज नोन एज EPS, अर्निंग per share. per share. It is also known as EPS, earning per share. वो कितना हो गया? 2.25. 2.25. So if EAT is minus, EPS is minus.